नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत की ताकत आप देखिए कि जो कनाडा इतने सालों से खालिस्तानियों को पाल रहा था, वो नरेंद्र मोदी के एक कनाडा दौरे से लाइन पर आ गया। और जो चीन पिछले 5 साल से कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं होने दे रहा था, आज वो वेलकम करने में लगा हुआ है। आज 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई। कैलाश मानसरोवर का इलाका चीन के कब्जे में आता है, इसलिए जब नरेंद्र मोदी चीन से बॉर्डर पर भिड़ गए थे तो दादागिरी दिखाने के लिए चीन ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा रोक दी। लेकिन चीन की सारी अकड़ नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में निकाल दी। चीन को लग गया कि भारत से सीधे भिड़ना ठीक नहीं है, इसलिए वो भारत से डायरेक्ट कोई पंगा नहीं ले रहा, बल्कि भारत के साथ चलने की बातें कर रहा है। अब चीन पर तो भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस बीच चीन से एक बड़ा काम करवा लिया। सनातन की परम आस्था का केंद्र कैलाश मानसरोवर, जहां साक्षात देवों के देव महादेव विराजते हैं, उनके दर्शन के लिए अब नरेंद्र मोदी ने फिर से तीर्थ यात्रा शुरू करवा दी। आज पाठशाला में बताऊंगा कि पीएम मोदी ने ऐसा क्या जादू किया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में अड़ंगा डालने वाला चीन इस यात्रा के लिए भारतीय श्रद्धालुओं का स्वागत करने को तैयार हो गया। साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा की मान्यता, उसको लेकर जो रहस्य हैं, उसको लेकर जो बातें हैं, इसकी एक एक डिटेल बताऊंगा। और पश्चिम बंगाल में भगवान जगन्नाथ जी के प्रसाद पर मचे बवाल की भी बात होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए आज बड़ी खुशखबरी है। आज सिक्किम के नाथुला पास से सिक्किम के राज्यपाल ने यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले जत्थे में 36 श्रद्धालु आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हुए। नाथुला पास को क्रॉस करने के बाद ये श्रद्धालु चीन की सुरक्षा में कैलाश मानसरोवर तक पहुंचेंगे। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने पर श्रद्धालु भी बहुत खुश थे। मोदी सरकार पिछले काफी समय से कैलाश मानसरोवर यात्रा को जल्द से जल्द शुरू करवाने में लगी हुई थी, और इसके लिए पीएम मोदी ने क्या पहल की, इसके बारे में तो आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यात्रा के पहले जत्थे को रवाना करने वाले सिक्किम के राज्यपाल को एक बार सुनिए। ये सौभाग्य है कि 5 वर्षों के बाद ऐसी पवित्र यात्रा का प्रथम टीम में आपको जाने का और हमको आपको रवाना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कैलाश मानसरोवर यात्रा का फिर से शुरू होना पीएम मोदी की सनातनियों को बड़ी सौगात है, क्योंकि सनातन मान्यताओं के मुताबिक कैलाश मानसरोवर की यात्रा को बहुत पवित्र माना जाता है। इसका बहुत महत्व है। इस पर्वत को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है, यानी साक्षात शिव यहां विराजमान है। आज आपको कैलाश पर्वत की मान्यताओं और वैज्ञानिक प्रमाणों के बारे में भी बता देता हूं, ताकि आप समझ सकें कि आखिर क्यों भारतीय सनातन परंपरा के लोग इतनी मुश्किल यात्रा करने जाते हैं। कैलाश मानसरोवर के बारे में शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में कैलाश खंड नाम से अलग से अध्याय है, जहां इस यात्रा की महिमा का गुणगान किया गया है। मान्यता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। इसके अलावा धरती के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है, दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है, और इन दोनों के बीचों बीच स्थित हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी मतलब दुनिया की नाभि, यानी केंद्र इसे माना जाता है। रूस की एक रिसर्च के मुताबिक एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस विशाल कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी, लेकिन इसके बारे में ज्यादा प्रमाण नहीं मिलते। इस पर्वत पर 2 सरोवर हैं। इनमें पहला है मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की झीलों में से एक है, जबकि दूसरे सरोवर को राक्षस झील कहा जाता है। यह खारे पानी की झील है। हैरानी की बात यह है कि बर्फीले पहाड़ पर खारे पानी की झील कहां से आई, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं। ये दोनों झीलें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का सोर्स मानी जाती हैं। अगर आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के इलाके में जाएंगे तो यहां आपको लगातार कहा जाता है कि एक आवाज सी सुनाई देगी, जैसा कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन ध्यान से सुनने पर कई लोग दावा करते हैं कि ये डमरू या ओम की ध्वनि जैसा महसूस होता है। कहते हैं धर्म और आस्था सबसे ऊपर होती है, और यही कारण है कि अमरनाथ और केदारनाथ से भी कठिन यात्रा होने के बावजूद लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा 3 अलग अलग रूट से होती है, और इस यात्रा में 2 से 3 हफ्ते का वक्त लगता है।
यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप यात्रा कहां से शुरू कर रहे हैं। यात्रा का पहला रूट उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से शुरू होता है। यह रास्ता सबसे छोटा है और दूरी करीब 65 किलोमीटर होती है, लेकिन यह एक खड़ी चढ़ाई है और बेहद कठिन होती है। दूसरा रूट है सिक्किम के नाथुला दर्रा से, नाथुला से शिगात्से, लात्से, सागा, परयांग होते हुए करीब 802 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कैलाश मानसरोवर तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि यह रास्ता लंबा और दुर्गम भी है। भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के दो रास्ते आपने देखे। कुछ लोग नेपाल के रास्ते भी यहां जाते हैं। यह तीसरा रास्ता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से शुरू होता है और सागा होते हुए 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कैलाश मानसरोवर तक ले जाता है। इस रास्ते की दूरी करीब 500 किलोमीटर है। कैलाश मानसरोवर का रास्ता तो खुल चुका है। ऐसे में यात्रा का खर्च और रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, यह सब भी आपको बता देता हूं। यात्रा करने वाले शख्स की उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। वो विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम के जरिए यात्रियों का चयन किया जाता है। जिनको अस्थमा, हाई बीपी, दिल की बीमारी, डायबिटीज जैसी समस्याएं हैं, वो यात्रा नहीं कर सकते। आप सोचिए कितनी कठिन ये यात्रा है, क्योंकि कैलाश पर्वत की चढ़ाई बेहद कठिन है। तो ऐसे जिन लोगों को ये बीमारियां हैं, उनको बोला जाता है कि नहीं, आप नहीं जा सकते भाई। यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का फिटनेस टेस्ट तक होता है। यात्रा से पहले दिल्ली में 3 दिन की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यात्रियों को एक इंडेमिनिटी बॉन्ड साइन करना होता है, जिसमें लिखा होता है कि वो ये यात्रा अपने खुद के जोखिम पर कर रहे हैं। खर्च की बात करूं तो इस यात्रा पर करीब 2.5 से 3 लाख रुपए तक का खर्च आता है। अब आपको यह भी दिखाता हूं कि पिछले 5 साल से अटकी यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए पीएम मोदी कैसे अपने मिशन में चुपचाप जुटे रहे। क्योंकि जून 2020 में गलवान की घटना के बाद भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा रुक गई थी। लेकिन पिछले साल अक्टूबर में जब ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, रिश्तों पर जमी यह बर्फ पिघलनी शुरू हुई। ब्रिक्स समिट में जिनपिंग से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को स्पेशल मिशन पर चीन भेजा। चीन के उपराष्ट्रपति प्रोटोकॉल तोड़कर अजीत डोभाल से मिले। इस मुलाकात के बाद ही चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर अपनी सहमति जता दी। यानी पूरे मेहनत के बाद यह यात्रा शुरू हो पाई है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी सनातन के गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का हाल देखिए। भारत विरोधियों का तो नरेंद्र मोदी ने कायदे से इलाज कर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को निपटाया। फिर G7 में उन बड़े बड़े देशों की क्लास लगाई जो कंगाल पाकिस्तान में मुंह में रोटी का टुकड़ा उसके डालते हैं। फिर खालिस्तानियों को पालने वाले कनाडा को लाइन पर लेकर आए और आखिर में नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को हड़का दिया, जो सीज फायर पर बार बार झूठ बोल रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री के तौर पर तो नरेंद्र मोदी का जलवा सब देख रहे हैं। अब बारी थी नेता नरेंद्र मोदी की। विदेश से लौटने के बाद पीएम मोदी आज सीधे बिहार चले गए। बिहार में अगले कुछ महीने में चुनाव होने वाले हैं और पीएम मोदी बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार दौड़ाना चाहते हैं। लेकिन पीएम मोदी के बिहार पहुंचने से कैसे राजनीति में खलबली मच गई, आप इसको समझिए। क्योंकि आज बिहार जाकर पीएम मोदी ने ऐसे ऐसे दांव खेले जो बिहार चुनाव की दशा और दिशा पलट सकते हैं। बिहार में पीएम मोदी ने 5,900 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन कर दिया। पीएम मोदी ने आज बिहार में बने उस रेल इंजन को हरी झंडी दिखाई जो अफ्रीका में दौड़ेगा। इस तरह पीएम मोदी ने बिहार को मेक इन इंडिया का हब बनाने की भी नींव रख दी। इसके अलावा बिहार में पीएम मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाकर आरजेडी को दलित मोर्चे पर फंसा दिया। पीएम मोदी ऐसे वक्त में बिहार का दौरा कर रहे हैं जब कुछ दिन पहले ही सरकार ने जनगणना के साथ जातिगत जनगणना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जातिगत जनगणना का फैक्टर भी बिहार चुनाव को पलट सकता है। पीएम मोदी ने जंगल राज पर लालू एंड कंपनी और कांग्रेस को भी घेरा। यानी पीएम मोदी ने एक साथ बिहार चुनाव में कई मोर्चे खोल दिए। विकास, दलित फैक्टर, जाति जनगणना, सुरक्षा व्यवस्था, एक साथ कई मुद्दों को लाकर पीएम मोदी अब बिहार चुनाव को अपनी पिच पर ले आए। बिहार में पीएम मोदी ने और क्या क्या किया, पीएम मोदी ने क्यों कहा कि वो शांत नहीं बैठने वाले, नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कहा कि पीएम मोदी ने हाथ जोड़ दिए भाई, तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को ऐसा क्या कहा कि बवाल मच गया है, यूपी में योगी ने डी कंपनी का नाम लेकर अखिलेश के होश कैसे उड़ा दिए, ये सब आज आपको बताऊंगा। पहले आज बिहार से यूपी तक गरमाई राजनीति की एक झलक देखिए। शांत होकर के चुप रहने वाला मोदी नहीं है।
अब बहुत हो गया। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को। तो हम बताएं डी कंपनी कौन सी है? डेवलपमेंट कंपनी। नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे ने कैसे लालू तेजस्वी कैंप में हड़कंप मचा दिया, इसे आप इस तरह से समझिए कि नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे भी नहीं थे कि आरजेडी ने उनके खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर सुबह ही इन्होंने पोस्टर निकाल दिए। इसमें एक पोस्टर में लिखा है, तुम तो ठहरे गुजराती, साथ क्या निभाओगे, चुनाव होते ही बिहार को भूल जाओगे। इस पोस्टर के साथ आरजेडी ने यह भी लिखा कि बिहारी भाई लोग गुजराती से सतर्क, सचेत और सावधान। अब आप बताइए, जो बिहार लोकसभा में नरेंद्र मोदी को भर भर के सीट देता है, वो क्या उनको गुजराती मानता है? और ये गुजराती बिहारी क्या हो रहा है? इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री के लिए बताइए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन आप इंडी गठबंधन से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर कहते हैं तो तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी से कम थोड़े हैं। वो प्रधानमंत्री को पॉकेट मार कहने लगे हैं। आप भाषा देखिए भाई, पॉकेट मार कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को। आप सुनिए जरा तेजस्वी यादव को, पता नहीं इन लोगों की भाषा को क्या हो गया। प्रधानमंत्री जी आए तो बताएं मैं आ रहा हूं। बिहार वासियों, जुमलों की बारिश करूंगा और मेरा पॉलिटिकल रैली के लिए आप सबके पॉकेट मार करूंगा। यही ना कर रहे प्रधानमंत्री, और क्या कर रहे? बिहार के लोगों का पॉकेट ही ना मार रहे प्रधानमंत्री, और तो कुछ कर नहीं रहे। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बताइए कैसी भाषा है। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी पॉकेट मार रहे हैं बिहारियों का। मतलब क्या है, कोई नरेंद्र सरेंडर, कोई पॉकेट मार कह रहा है। लेकिन यही प्रधानमंत्री हैं जो ट्रंप को सामने से हड़का देते हैं। यही प्रधानमंत्री हैं जो ईरान में भयंकर बमबारी के बीच अपने लोगों को बचा कर लाते। इनको नहीं दिखता है। आज ही क्या खबर आई आपको बताता हूं। इजरायल से युद्ध के बीच ईरान ने भारत के प्रति विशेष भाव दिखाते हुए भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया। भाई ईरान ने भारत के लिए स्पेशली ईरान के मशहाद से दिल्ली के लिए 3 फ्लाइट्स उड़ेंगी जो 1000 भारतीयों की सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करेंगी। ये फ्लाइट्स आज रात और कल सुबह और दोपहर को दिल्ली के लिए रवाना होंगी। इससे पहले यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कुछ देर के लिए युद्ध को रोका गया था और अब भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए ईरान अपना एयर स्पेस खोल रहा है स्पेशली भारतीयों के लिए कि आप इनको लेके जाइए। और यहां क्या है, नरेंद्र सरेंडर, पॉकेट मार मोदी, यही सब भाषा चल रही है। यह भारत की कूटनीति की ताकत है और इसका क्रेडिट पीएम मोदी को ही जाता है। और यहां माहौल ये लोग बना रहे हैं कि पीएम मोदी तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। यही नरेंद्र मोदी जिन्हें राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर बोल रहे हैं, जिन्हें तेजस्वी पॉकेट मार कह रहे हैं, आप देखिए वो प्रधानमंत्री आज की डेट में अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने उनके मुंह पर उनके दावों को गलत साबित करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति न्योता देता रह जाता है और पीएम मोदी मना कर देते हैं कि अभी नहीं आऊंगा, टाइम नहीं है मेरे पास। जबकि आज की डेट में कौन सा वर्ल्ड लीडर है जी जो अमेरिका के राष्ट्रपति का न्योता ठुकरा देगा? मुनीर जैसा फर्जी फील्ड मार्शल तो दौड़ा दौड़ा चला गया। यह भी नहीं देखा कि मैं मुसलमानों की बात करता हूं, ईरान के खिलाफ है अमेरिका, मैं किस मुंह से वहां खाना खाऊंगा। चला गया, बेइज्जती सहता हुआ चला गया। 5-6 दिन अमेरिका में इसलिए पड़ा रहा कि किसी तरह ट्रंप से मिल तो लूं। लेकिन यहां पीएम मोदी ने न सिर्फ ट्रंप के दावे झुठला दिए बल्कि उनके न्योते को भी दूर से नमस्कार कर दिया। सुनिए आज पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर जो बातचीत हुई थी उसको लेकर पब्लिक के सामने क्या कहा। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया
और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है।